Hello everyone, my name is Amit and welcome to Physical Education Mantra। मैंने लास्ट क्लास जो दी थी वो स्ट्रक्चर ऑफ मसल की दी थी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी सिस्टम का। तो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ये हमारा फिजिकल एजुकेशन में, एनर्जी सिस्टम। तो क्या है ये एनर्जी सिस्टम? तो जिसका नाम है एनर्जी, एनर्जी का मतलब ताकत, और सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स चलेंगी, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स मिला के हमें ये ताकत देने का काम करेंगे। तो एनर्जी सिस्टम क्या है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो एक सीरीज के थ्रू हमें क्या देता है? ताकत देता है। और वो ताकत कैसे दे सकता है? वो ताकत सिर्फ एक ही तरीके से दे सकता है, उस तरीके का नाम क्या है? एटीपी। तो एनर्जी सिस्टम को अगर हमें ताकत देनी है तो उसको इसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, जिसको किस नाम से जानते हैं? एटीपीज के नाम से। हम पढ़ेंगे भी कि एटीपी क्या है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हम चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी खा ले, बाहर से कोई भी फूड खा ले, अगर वो फूड हमें एनर्जी देना चाहता है तो उसको पहले एटीपी की फॉर्म में टूटना पड़ेगा, तब वो हमें एनर्जी दे सकता है। तो आप ये देखो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है एटीपी कि वही हमें एक एनर्जी दे सकता है। तो ये जो एटीपी है ये है क्या एक्चुअल में? ये हमारा एक बायोफ्यूल। तो जैसे इसका नाम है बायोफ्यूल, तो बायो का मतलब क्या है? हमारी लाइफ, और फ्यूल का मतलब हमारा ईंधन। तो हम एटीपी को बायोफ्यूल बोलते हैं, मतलब जिंदगी को चलाने वाला ईंधन। तो मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज हम खाते हैं उसको एटीपी की फॉर्म में टूटना पड़ता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी है हमारी, या प्रोटीन या फैट, कुछ भी खाएं उसको एट लास्ट एटीपी बनना पड़ता है, तब वो हमें एनर्जी दे सकता है। इसीलिए इसको बायोफ्यूल के नाम से जानते हैं। बायो मीन्स लाइफ, फ्यूल मतलब ईंधन, की हमारी जिंदगी को चलाने वाला ईंधन। तो ये एटीपी है क्या? सबसे पहले एटीपी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो एटीपी की फुल फॉर्म है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये नाम बता रहा है कि एक तो एडिनोसिन है। ये एडिनोसिन क्या है अगर हम बात करें तो एडिनोसिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेस है। क्या है? ये एक बेस है। एडिनोसिन क्या है? हमारा बेस बनता है। इस बेस के ऊपर 3 फॉस्फेट आयंस जुड़े हुए होते हैं। इसका नाम है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मींस एडिनोसिन क्या है? एक बेस है, उस बेस के ऊपर क्या है हमारे? ट्राई मतलब 3, 3 क्या है? फॉस्फेट के आयंस हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला फॉस्फेट आयन, दूसरा फॉस्फेट आयन और तीसरा फॉस्फेट आयन। ये एडिनोसिन होता है, किससे मिलके बनता है? नाइट्रोजन से। तो एडिनोसिन जो ए लिखा है, ये क्या दिखा रहा है हमें? कि ये ए से एडिनोसिन है, और ये किससे मिलके बनता है? नाइट्रोजन से। इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। ये बेस है, और इस बेस के ऊपर 3 हमारे फॉस्फेट के आयंस लगे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो एटीपी है हमारी, जो एटीपी है हमारा, वो क्या कर रहा है यहाँ पे कि भाई एक बेस है, उसके पास एडेनोसिन नाम का जो नाइट्रोजन से बना हुआ है, और 3 उसके पास फॉस्फेट के आयंस हैं। अब हम इस सिस्टम के अंदर ये पढ़ते हैं कि ये जो एटीपी है, जिसको हम बायोफ्यूल बोल रहे हैं कि लाइफ को चलाने वाला ईंधन, ये कैसे जनरेट होगा। तो इसकी एक सीरीज चलती है जिसके ऑर्डर में ये जनरेट होता है। तो इस सीरीज के अंदर हम अगर जब भी जाते हैं तो सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसको जनरेट करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी सिस्टम। तो ये सीरीज में काम करेगा। कभी भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले जो सिस्टम काम करने वाला है वो कौन सा काम करने वाला है? फॉस्फोजन सिस्टम भी बोलते हैं उसको, फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम भी बोल देते हैं, या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे एक बार उसको दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली जो सीरीज हमारी चलेगी वो एक ऑर्डर में चलेगी कि हमें जैसे ही एनर्जी की जरूरत हुई, भाई मैं बैठा हूँ अभी और मुझे कोई काम करना है, तो मुझे एनर्जी की जरूरत चाहिए। तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए सबसे पहला सीरीज ऑफ इवेंट जो होगा, जो मुझे एटीपी देने वाला है, क्योंकि मुझे ताकत तो एटीपी देगा, तो वो कौन सी चीज है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको बताया था, उसको जानते हैं क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम। ये क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम काम कैसे करता है?
तो जो क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम होता है, मानो मुझे अभी एनर्जी की जरूरत है तो मुझे कोई काम करना है, तो इसको क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम को इमरजेंसी सिस्टम भी बोलते हैं। तो मुझे एकदम से कोई काम करना पड़ेगा, मुझे घर पे बोला आप जाओ और ये वाला काम करो, तो मैं जैसे ही उठूंगा मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन थी ना, एकदम से कोई काम करना है मुझे या कोई भी स्पोर्ट्स करना है, मैं रेडी हूँ अभी उसको करने के लिए और बस मुझे बोला 1 2 3 एंड गो, तो जैसे ही वो स्टार्ट किया तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिस्टम क्या करता है, जैसे अभी मानो मैं खड़ा हूँ तो मेरे अंदर क्या है, स्टोर्ड एटीपी है। बॉडी क्या करती है, पहले से ही कुछ ना कुछ तो उसके पास एटीपी होगी, भाई हमें काम करना है तो एटीपी तो चाहिए। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी डायरेक्टली उसको मॉलिक्यूल को बना के पहले से ही स्टोर रखती है, लेकिन वो इतना कम होता है कि वो सिर्फ 3 से 4 सेकंड में खर्च हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास एटीपी तो है, हमारी बॉडी ने पहले से बना के उसको स्टोर किया हुआ है हमारी मसल्स के अंदर या हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब वो कितनी देर तक एनर्जी दे सकता है, जो स्टोर्ड एटीपीज है डायरेक्टली हमें 3 से 4 सेकंड तक। तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको जनरेट करने के लिए एटीपी को। तो जब इस 3 से 4 सेकंड के अंदर ये एटीपीज यूज हो रहे होते हैं, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब ये यूज हो रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, एडीपी पाया जाता है। एक होता है हमारा एटीपी और एक होता है एडीपी। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एडेनोसिन, इसके ऊपर 3 फॉस्फेट आयन, और एडीपी क्या है, एक एडेनोसिन और उसके ऊपर 2 फॉस्फेट आयन। तो डी से क्या आ जाता है, ये डाई आ जाता है यहाँ पे, और ये टी से क्या आ जाता है, ट्राई आ जाता है। सिर्फ इतना फर्क है, इसमें 3 फॉस्फेट आयंस होते हैं और इसमें 2 फॉस्फेट आयंस होते हैं। तो बॉडी क्या करती है, जब हमारा ये स्टोर्ड एटीपी जो पहले से ही डायरेक्टली बनी हुई एटीपी थी, जब उसको यूज कर रही होती है, कब, पहले 3 से 4 सेकंड के लिए, जब ये 3 से 4 सेकंड के लिए एटीपी को यूज कर रही होती है हमारी बॉडी, उसी टाइम पे कहीं हमारी बॉडी में ये एडीपीज भी स्टोर होते हैं। अब आप ये पूछोगे कि जब डायरेक्टली एटीपी एनर्जी दे सकता है तो हम इस एडीपी के पास क्यों जा रहे हैं। तो हमें क्या पता है, ये जो एटीपी है ये क्या देता है, एनर्जी देता है। तो अगर सारी फॉर्म्स पहले ही बॉडी तोड़ के एटीपी बना के रख लेगी तो हम एनर्जेटिक नहीं हो जाएंगे कुछ ज्यादा। तो हमेशा हमें एनर्जेटिक नहीं रहना, रिलैक्स भी करना है, तो बॉडी क्या करती है, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के रखती है। मतलब इस एटीपी का एक फॉस्फेट आयन निकाल देती है और उसको क्या बना के रखती है, एडीपी बना के रखती है। तो बस इतना ही एटीपी रखती है कि जैसे ही हमें जरूरत पड़े ना, काम कोई करना पड़े, तो उस टाइम हम इस एटीपी को 3 से 4 सेकंड में यूज कर लें। और उसके अलावा इसको बनाने के लिए उसने क्या रखे हुए हैं, एडीपीज रखे हुए हैं 2 फॉस्फेट आयंस के साथ एक एडेनोसिन का बेस। अगर मैं इसके अंदर एक फॉस्फेट आयन जोड़ दूं, एक फॉस्फेट आयन जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया हमारा, एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली एक एटीपी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बॉडी को पता है कि हमें हमेशा चार्ज अप नहीं रहना, तो उसने इतने ही एटीपी स्टोर करे जो 3 से 4 सेकंड तक हमारे एकदम से काम आ जाए। जब ये 3 से 4 सेकंड तक स्टोर्ड एटीपीज काम आ रहे होते हैं, तो बॉडी ने एनर्जी देने के लिए इन एडीपीज को अपने पास रखा हुआ है कि भाई तुम शांत रहते हो, तुम स्टोर रहो पूरी बॉडी के अंदर, जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तभी एक्टिवेट हो जाना और हमें एनर्जी दे देना। तो जब 3 से 4 सेकंड में ये एटीपीज अपने आप को यूज करवा रहे थे, उसी टाइम पे ये एडीपीज एक्टिव हो गए। ये एडीपीज क्या हो गए, हमारे एक्टिव हो गए। उनको पता चल गया कि भाई अब ये एटीपीज यूज हो रहे हैं, हमें तो और एटीपी बनाने हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ये एडीपी भी होते हैं और बहुत सारे फॉस्फेट आयंस भी होते हैं। मानो यहाँ पे हमारे एडीपीज हैं बहुत सारे और एक साइड में हमारे बहुत सारे फॉस्फेट आयंस हैं। तो आप ये देखो कि इनको जुड़ना है, जब हम रेस्ट पे तो जुड़ नहीं रहे, अलग अलग रखे हुए हैं। तो ऐसी तो कोई चीज बॉडी के पास होगी जो इसको जोड़ेगी जब हमें जरूरत होगी। तो जब एक एडीपी फॉस्फेट आयन के साथ जुड़ना चाहता है तो एक एंजाइम होता है क्रिएटिन काइनेस। ये जो एंजाइम होता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि ये एटीपीज यूज होने लग गए हैं जो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, बॉडी क्या करती है, इस एंजाइम को, इस क्रिएटिन काइनेस को रिलीज कर देती है। और जैसे ये रिलीज होता है, ये क्या करता है, मानो यहाँ पे एडीपी थे, यहाँ पे पी थे, इन एडीपी के साथ इस पी को जोड़ देता है, कौन, क्रिएटिन काइनेस से, और जुड़ के फाइनली क्या बना देता है, एक एटीपी बना देता है। तो पहला जो इमरजेंसी सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम,
उसके अंदर हम फॉस्फेट आयंस को एडीपी के साथ जोड़ते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई पहले से बॉडी ने एटीपीज को रेडी किया था जो सिर्फ 3 से 4 सेकंड तक एनर्जी दे सकते हैं। जैसे ही हमने उसको यूज किया तो वो प्रोसेस चल रहा है 3 से 4 सेकंड तक का जो एनर्जी देने का। एट द सेम टाइम बॉडी में क्या है, रेस्ट करने वाली चीजें जिसको एटीपी बोलते हैं, और बहुत सारे फॉस्फेट भी रखे हुए हैं कहीं कहीं। तो बॉडी ने एक एंजाइम को रिलीज किया जिसको बोलते हैं क्रिएटिन काइनेसी। उसने क्या किया, इस एडीपी को इस पी के साथ जुड़वा दिया। तो ये क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है हमारा। तो इसके पास 2 फॉस्फेट आयन थे, तो इसके पास एक और तीसरा फॉस्फेट आयन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहले सिस्टम के अंदर बॉडी ने क्या किया, एडीपी के साथ फॉस्फेट आयन को जोड़ के एक एटीपी को बना दिया। लेकिन सबसे खास बात ये है इस सिस्टम की, इसको इमरजेंसी सिस्टम बोल रहे हैं हम। तो मतलब ये कुछ देर तक ही काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। तो इस एडीपीज ने क्या किया, हमें सिर्फ 8 से 9 सेकंड तक क्या दी, 8 से 9 सेकंड तक एनर्जी दी। तो हमने क्या देखा भाई, हमारी बॉडी पे ये चाहती है ना सबसे इजीएस्ट वे। सबसे इजीएस्ट वे क्या है, इस एटीपी का एक छोटा वर्जन हमने अपने अंदर रख रखा था क्योंकि ये रिलैक्स रहता है इसीलिए, और बहुत सारे फॉस्फेट आयंस रखे हुए थे। तो जैसी जरूरत पड़ी एक एंजाइम रिलीज किया, उस एंजाइम ने इन दोनों को जुड़वा के एटीपी बना दिया। तो पहले सिस्टम के अंदर हम एटीपी की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हमारे पास एडीपीज होते हैं, ये इसी का एक छोटा वर्जन है। छोटा वर्जन है तो इजी टू स्टोर है, आराम से इसको स्टोर कर सकती है मसल से हमारी बॉडी। और बहुत सारे फॉस्फेट आयंस, तो इसको इस फॉर्म में स्टोर रखती है क्योंकि ये रिलैक्स रहता है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है एनर्जी की तो फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ देती है। कैसे जोड़ती है, क्रिएटिन काइनेसे को रिलीज करके, एक तरीके का एंजाइम जो इन दोनों को जोड़ता है, और फाइनली हमारा एटीपी बन जाता है। तो मैंने आपको क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम बता दिया, वो इमरजेंसी सिस्टम था। उसका काम क्या था, जैसे ही हमें जरूरत पड़ी एकदम से एटीपी फॉर्मेशन की, तो बॉडी ने एक एंजाइम यूज किया क्रिएटिन काइनेसे, उसने एटीपी के साथ फॉस्फेट आयन को जोड़ा और क्या बना दिए, एटीपीज बना दिए। तो कितना आसान तरीका है हमारा कि बस एक एंजाइम यूज करना है और वो हमें एटीपीज बनवा देगा। तो जब हमारे एडीपी है तो ये भी लिमिटेड अमाउंट में होंगे हमारे, तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एडीपी हमारे मानो खत्म हो गए। तो अब बॉडी किस पे जाएगी, सेकेंडरी सिस्टम के ऊपर जाएगी। ये सेकेंडरी सिस्टम क्या काम करेगा हमारा यहाँ पे, कि अब कैसे भी एटीपीज को दोबारा फॉर्म करवाओ। तो वो क्या करता है, दूसरे सिस्टम पे आता है कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। पहले इमरजेंसी सिस्टम में यूज क्या होगा हमारा, क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम। जब वो सिस्टम जिस तरीके से एटीपी बना रहा था वो तरीका, वो एंजाइम हमारे पास खत्म हो गया, लिमिटेड अमाउंट में था ना, तो अब वो एडीपी से पी को नहीं जोड़ पा रहा क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइम था, वो खत्म हो गया हमारे पास। तो हम ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर आते हैं। सेकेंडरी सिस्टम हमारा जो काम करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास भाई अब ग्लूकोज है शरीर के अंदर, और क्या है, ग्लाइकोजन है। ग्लूकोज क्या होती है, हमारे ब्लड में पाई जाती है, और ग्लाइकोजन जो होती है वो मसल में स्टोर होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरीके से हमारे मसल में स्टोर होते हैं बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में हम कोशिश ये करते हैं कि इस ग्लूकोज को यूज करें, हमारी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, और उसको तोड़ के एटीपीज बनवा लें। तो जैसे वो तो इजी प्रोसेस था, एक एंजाइम यूज किया क्रिएटिन फॉस्फोजन में, और एडीपी और पी जोड़ के हमने एटीपी बना दिया। लेकिन इसके अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेंगे, तो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे कैसे सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेंगे, और लास्ट में हमारे एटीपी बनेंगे। तो इसमें मकसद क्या है हमारा, एटीपी की फॉर्मेशन। तो इस एटीपी की फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, कि हम इस ब्लड ग्लूकोज को, ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर होते हैं 6 कार्बन एटम्स, जैसे नीचे दिखा रखे हैं यहाँ पे, कितने होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं। हम क्या करते हैं, इस स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के इस 6 कार्बन एटम्स को 2 हाफ में स्प्लिट कर देते हैं, 3-3 के। जब ये 6 कार्बन एटम्स 3-3 के हाफ में स्प्लिट हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं पाइरुवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में काम क्या करना है हमारा, पहले स्टेप में हमें कि पाइरुवेट बनाना है। वो पाइरुवेट कैसे बनेगा, जब ग्लूकोज के जो 6 कार्बन एटम्स थे वो 3-3 के हाफ में टूट जाएं। तो इसको तोड़ने के लिए ये नहीं कि हम डायरेक्टली तोड़ देते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है, 10 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। वो फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि जो कार्बन एटम्स है ग्लूकोज के, वो पहले स्टेप में क्या करते हैं, 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं 3-3 में, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पाइरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोर्ड पे। तो मैं उसको सेल से समझाता हूँ कि वो कैसे ग्लूकोज सेल में आया
और कैसे हमने उस ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज कर दिया। देखो ये हमारा क्या है, सेल बना रखा है मैंने पूरा। सेल में सिर्फ दो ही चीजें दिखाई हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर से और दूसरा साइटोप्लाज्म ब्लैक कलर से, पूरा लिक्विड पार्ट। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, लिक्विड पार्ट होता है हमारे सेल का। तो इसके ऊपर मैंने एक एंट्री दे रखी है, एक रास्ता जहां से हमारा ग्लूकोज इस सेल में एंटर करेगा। मानो यहाँ कहीं ग्लूकोज था, तो इसको अगर एंट्री लेनी है ना इस सेल के अंदर, तो एक GLUT4, क्या है, GLUT4 नाम का एक प्रोटीन होता है, ये उसी से एंट्री कर सकता है और कहीं से एंट्री नहीं ले पाएगा ग्लूकोज अगर उसको सेल के अंदर जाना है। तो GLUT4 से क्या हुआ, ग्लूकोज सेल के अंदर उसने एंट्री करी और एंट्री करते ही वो कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में। तो इस साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। जैसे एक एंजाइम था ना हमारा पिछले सिस्टम में, कॉल्ड एज क्रिएटिन काइनेस। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम हम किसी भी उस चीज को बोल सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन या तो करा सकता है या चलती हुई केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। तो इसके पास बहुत सारे क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही ये ग्लूकोज यहाँ एंट्री करता है, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस साइटोप्लाज्म में ब्लड ग्लूकोज जैसे ही एंट्री करी, इस ग्लूकोज को दो हाफ में स्प्लिट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में आया, इसके एंजाइम्स ने इस पे एक्ट किया और इसको दो हाफ्स में तोड़ दिया, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स 3-3 कार्बन एटम्स में स्प्लिट हो जाते हैं और 3-3 कार्बन एटम्स में स्प्लिट होने के बाद उसको किस नाम से जानते हैं, हम पायरुवेट के नाम से जानते हैं। जैसे हमने इसमें देखा कि भाई हमने कार्बन जो हमारा ग्लूकोज थे उसके 6 कार्बन को दो हाफ में स्प्लिट करके उसको पायरुवेट बना दिया। जब ये पायरुवेट बन जाता है तो ये दो तरीके से काम करता है, या तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो अलग तरीके से काम करेगा, और एक जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो अलग तरीके से काम करेगा। तो हमने सबसे पहले क्रिएटिन फॉस्फोजन को यूज किया, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में आए। ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप में हमने ग्लूकोज से पायरुवेट बना लिया। जब ये पायरुवेट यहाँ पे बन चुका है साइटोप्लाज्म में, तो अब ये दो तरीके से काम कर सकता है, या तो हमारे पास ऑक्सीजन होगी तो काम करेगा, या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है तब काम करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, कि कोई एक्टिविटी करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास ऑक्सीजन होती है। तो मानो कि हमने क्या किया, पहले पायरुवेट में चेंज कर दिया इसको, किसको, ग्लूकोज को 3-3 हाफ में। फिर इस पायरुवेट से मानो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन होते हुए हम इससे कैसे एटीपी बनाएंगे वो पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में जैसे इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल तो इसको बोलते हैं एरोबिक साइकिल। क्या बोलेंगे, एरोबिक साइकिल। तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो साइकिल को एरोबिकली बोल सकते हैं या फिर एरोबिक साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या, अब एरोबिक साइकिल से हम आगे चलेंगे जिसमें हमारी ऑक्सीजन हमारे पास रहेगी। एरोबिक साइकिल उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। दूसरी होती है एनारोबिक साइकिल, जिसमें ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो हम पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो पहले स्टेप में जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम एक तरीके का एंजाइम है जो आगे जाएगा और रिएक्शन कराएगा। तो पहले पायरुवेट को इसमें कन्वर्ट होना होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। क्यों कन्वर्ट होना होता है, मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे मैंने सेल में डायग्राम में दिखाया था ना कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो गया, 2 पायरुवेट में। अब हमें अगर आगे एनर्जी को बनाना है, एटीपी तक पहुंचना है कि कैसे एटीपी बनाए, तो हमें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करना पड़ेगा। किसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये पायरुवेट की जो फॉर्म होती है, जिन केमिकल से ये फॉर्म है, इन कार्बन एटम से, ये इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी एक प्रोटीन लगा हुआ होता है। वो प्रोटीन किसको एंटर करवा सकता है, सिर्फ इस एसिटाइल कोएंजाइम को एंटर करने देता है अपने अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अगर मुझे एटीपी की फॉर्मेशन करानी है, जैसे पायरुवेट बनाया उसके बाद जो स्टेप्स करने हैं उसके लिए मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा। तो इसके अंदर आने से पहले हम इस पायरुवेट को किसमें चेंज करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता है पायरुवेट से, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया पे आता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती है, हमारी कर्ब साइकिल। क्या चलती है, कर्ब साइकिल। इसको कर्ब साइकिल क्यों बोलते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उसका नाम था कर्ब, तो इसीलिए इसके अंदर जब हम आगे प्रोसेस चलाएंगे उस साइकिल को कर्ब साइकिल बोलते हैं। तो क्या होता है, मानो पायरुवेट को हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया, यहीं पे बाहर ही साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये तो एंटर कर नहीं सकता अंदर। एंटर करने के लिए इसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना है पायरुवेट को। तो पहली बार हमने क्या किया,
इस स्टेप में पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, यहाँ इसका रिएक्शन है भाई, पायरुवेट था, उसके ऊपर एक्ट किया किसने, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस। जहां पे भी ASE आ जाता है ना, जिस वर्ड के साथ ASE आ जाता है वो एक एंजाइम है। तो यहाँ पे भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसको पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस बोलते हैं। डीहाइड्रोजनेस मतलब जिसमें से हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया। तो जैसे हमने हाइड्रोजन को उसमें निकाल दिया तो हमने क्या किया, 2 कार्बन्स के साथ एक एंजाइम की फॉर्मेशन करी जिसको कोएंजाइम A बोलते हैं। जब 2 कार्बन एटम इस कोएंजाइम A के साथ मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम की। तो हमने क्या किया, यही साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बाय यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस। तो हमारा क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम। भाई अब रेडी है हमारे पास एक सब्सटेंस जो इस कर्व साइकिल में एंटर करने वाला है और आगे प्रोसेस को चलाएगा। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ने क्या किया, यहाँ से कर्व साइकिल के अंदर एंट्री कर ली। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारे पास क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है हमारा, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसके अंदर एंटर करता है ऑक्सीजन इस पे एक्ट करती है एसिटाइल कोएंजाइम में और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, NADH में। किस में कन्वर्ट कर देती है, NADH में। देखो कैसे चल रहा है, पहले ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पायरुवेट में बदल दिया एंजाइम्स ने, फिर इसी पायरुवेट के ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया जब हमारे पास ऑक्सीजन थी और क्या बना दिया, एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ गया, अब ये रेडी है इस माइटोकॉन्ड्रिया में घुसने के लिए। एक जो हमने दरवाजा दे रखा है उस दरवाजे को खोल सिर्फ यही सकता है, इसीलिए हमने इस पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम जैसे ही अंदर गया तो यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी हमारे पास उसने भी इस एसिटाइल कोएंजाइम पे एक्ट किया और इसको किस फॉर्म में तोड़ दिया, NADH में तोड़ दिया। अब फर्दर क्या होगा, ये कर्व साइकिल में क्या बनते हैं हमारे, NADH ही फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, NADH। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, पहली बात कर्व साइकिल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल चलती है, कर्व साइकिल। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कर्व साइकिल कहाँ टेक्स प्लेस करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया की कर्व साइकिल के अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, NADH की फॉर्मेशन होती है कर्व साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेप में। तो पहले जब कर्व साइकिल के अंदर हमने एसिटाइल कोएंजाइम को भेजा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना है, NADH बना है। तो ये जो अंदर का एरिया है ना पूरा का पूरा, ये अंदर का एरिया है और जो ये बाहर दिखा रखा है, ये बाहर दिखा रखा है, ये क्या है, इसकी वॉल है। क्या है, इसकी परत है। ये ब्लैक कलर का एरिया क्या है, इसकी परत है। तो हमने NADH बना दिया। अभी NADH क्या है, तो एक तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डीन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नेट वाले जो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो हमें फुल फॉर्म की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पढ़ना है कि उस एसिटाइल कोएंजाइम जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो ऑक्सीजन उस पर एक्ट करके किस में तोड़ देती है, NADH के अंदर। ये NADH इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको बॉडी क्यों बना रही है, NADH समझो एक तरीके का चेक है। क्या है, NADH हमारा एक चेक है और ATP क्या है, हमारा कैश है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वॉल की बात नहीं कर रहा मैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है ये ब्लैक कलर की, इसमें नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के अंदर जो जब ऑक्सीजन अवेलेबल थी तो उसने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम से NADH बना दिया। ये क्या एक तरीके का चेक है। अब इस चेक को हमें कैश भी तो कराना है। जब हम इस चेक को, ये चेक क्यों है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ATP हैं। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम NADH में जब कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, एक NADH के अंदर क्या होते हैं, 3 ATPs होते हैं। तो मतलब ये हमारा कैश है। अब इस पे और ऑक्सीजन को अगर मैं एक्ट करवा दूं या हम इसमें एक्ट करा दें और ऑक्सीजन को जोड़ दें तो ये चेक क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने अंदर से ATPs को निकाल देगा। मतलब एक NADH अगर इसके साथ किसको जोड़ दें, ऑक्सीजन को जोड़ दें हम, तो ये फर्दर किसकी फॉर्मेशन करेगा, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो रिएक्शंस होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 ATPs में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, चेक है। इस चेक को कैश कराने के लिए हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उसके बाद बॉडी क्या करती है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है
तो जितने NADH कर्ब साइकिल में बनते हैं इसको कहाँ भेज देती है, इन वॉल्स के अंदर भेज देती है। कहाँ पे, इन वॉल्स के अंदर। और जो इसकी दो वॉल्व हैं, एक तो ये अंदर की और एक ये बाहर की, दो वॉल्व दिख रही है ना हमें यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो जो अंदर वाली वॉल्व होती है वहां पे एक सिस्टम काम करता है इस अंदर वाली वॉल्व पे, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे ही NADH बना, इस NADH को कैश कराने के लिए ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको अपनी वॉल्स के पास भेज देता है, अपनी बाहरी जो परत होती है उसके पास भेज देता है। उस परत पे लगा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, इस NADH को रिएक्ट कराता है ऑक्सीजन के साथ और उसमें से ATPs को निकाल लेता है। तो एरोबिक साइकिल कैसे चल रही है हमारी, आपने देखी होगी। पहले क्या हुआ, पायरुवेट था हमारा भाई साइटोप्लाज्म में, तो हमने ऑक्सीजन का यूज किया ही नहीं, यहाँ तक तो यूज किया ही नहीं था हमने, तो एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो बॉडी क्या चाहेगी हमारी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए ताकि ATPs बन जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो पायरुवेट को हम सबसे पहले तो कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे, साइटोप्लाज्म में ही इस पायरुवेट को कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने यहाँ दिखाया एक और एंजाइम का इस्तेमाल करके, कॉल्ड एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। जब ये कोएंजाइम बन जाएगा एसिटाइल, ये एंटर कर जाएगा किसके अंदर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे क्या चलती है, कर्ब साइकिल चलती है। वो कर्ब साइकिल क्या करती है, जैसे ही उसके पास ये एसिटाइल कोएंजाइम आता है, ये उसके साथ रिएक्शंस करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को यूज करके, और किसकी फॉर्मेशन कर देती है, NADH की फॉर्मेशन कर देती है। ये NADH क्या है, एक तरीके का चेक है। इस चेक के पास क्या अमाउंट भरा हुआ है, 3 अमाउंट ऑफ ATPs भरे हुए हैं। तो फिर क्या करता है, ये जो इंटरनल जो साइकिल चल रही है कर्ब साइकिल, ये क्या करती है, अपनी वॉल्व के पास इस चेक को भेज देती है, जाओ वहां से कैश में कन्वर्ट हो जाओ। तो कर्ब साइकिल से क्या होता है, हमारा NADH कहाँ पहुंचता है, अपनी वॉल के पास पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्स के पास। और इस वॉल में क्या चलती है, ETS साइकिल, कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है तो वहां पे हम फर्दर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके इस NADH को कैश करा लेते हैं और उसमें से 3 ATPs की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये था हमारा एनर्जी सिस्टम। ऐसे ही एनर्जी सिस्टम काम करता है। पहले क्रिएटिन फॉस्फोजन सिस्टम ADP प्लस P को यूज करेगा और ATP बनाएगा। जब वो 8-9 सेकंड तक हमारे ADPs खत्म हो गए हमारे, अब तो उसके बाद बॉडी क्या चाहेगी कि हम दूसरी साइकिल्स को यूज करें। तो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी उसको मिलता है हमारे अंदर का ग्लूकोज, वो उस ग्लूकोज को यूज करना चाहती है। तो पहले स्टेप में वो क्या करती है, साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज को लेके आती है, किसके थ्रू, ब्लड फ्लो प्रोटीन के थ्रू। इसके थ्रू ही ग्लूकोज सेल में एंटर कर सकता है। तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही ग्लूकोज आया, इस पे एंजाइम ने एक्ट किया और इसको किस में तोड़ दिया, 10 स्टेप्स में टूटता है। मैंने आपको बताया था ना 10 स्टेप्स में टूटता है ये ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में। तो साइटोप्लाज्म में आते ही हमने ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ दिया। जब ये पायरुवेट बन गया अब यहाँ पे, तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं भाई, ये पायरुवेट 2 तरीके से एनर्जी दे सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेगी, और है तब भी। तो हमेशा तो होती ही है ना हमारे पास, 8-9 सेकंड के बाद भी ऑक्सीजन होती है। तो पहले हमने पढ़ी ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या किया, हम चाहते थे ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, इसके अंदर जाके ATP को बना ले। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री पायरुवेट नहीं कर सकता, इसकी केमिकल कंपोजिशन है ही नहीं कि इसके अंदर घुस जाए। तो हमने पायरुवेट को चेंज किया एसिटाइल कोएंजाइम में, किसको यूज करके, एक एंजाइम था हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, उसको एक्ट किया, उसने रिएक्शन कराई और किसकी फॉर्मेशन कर दी, एक एसिटाइल कोएंजाइम की। जो ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो जब रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर एसिटाइल कोएंजाइम बन गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर गया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइकिल्स चलेंगी, सबसे पहले एक अंदर की साइकिल और दूसरी उसकी वॉल के अंदर साइकिल्स चलती है। तो जो अंदर साइकिल चलती है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइकिल, जो उसके अंदर चल रही है उसको बोलते हैं कर्ब साइकिल। इस कर्ब साइकिल में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का, कार्बन्स का, केमिकल्स का यूज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम को हम NADH में कन्वर्ट कर देंगे। ये NADH का एक तरीके का चेक है। इस चेक पे क्या लिखा है, 3 मोल्स ऑफ ATP लिखे हुए हैं।
तो भाई हमारे पास चेक तैयार हो गया, मतलब हमें पता चल गया हमारे पास एटीपी आ गए हैं। तो अब ये एटीपी आ तो गए हैं, बॉडी इसको यूज कैसे करेगी, जब इसको कैश करा लेंगे। तो ये क्या करती है, ये कर्व साइकिल से जो NADH है वो निकलता है और कहाँ पहुंचता है, अपनी वॉल के पास पहुंचता है यहाँ पे। जब ये वॉल के पास पहुंचता है, इस वॉल में लिखा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड एज ETS। इसी ETS के अंदर ये आता है और इस ETS में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों यहाँ पे एक्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस NADH को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा है, एरोबिक साइकिल से जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो हम कैसे इसके अंदर अपनी ATPs को फॉर्म करते हैं या कैसे ATPs हमें मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जैसे मैंने कर्व साइकिल में तो बता दिया आपको कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन के साथ हमने काम किया और इस NADH को बना लिया। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, अगर मैं उसको दिखाऊं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है हमारा, तो बस एक छोटा सा उसके अंदर प्रोसेस है। मानो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मानो ये क्या है, वो वॉल है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसके पास ऐसे 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं। क्या होते हैं, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इस जैसे ही NADH को कैश कराना है तो इसको इस वॉल में एंटर करना पड़ेगा। तो मानो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का हिस्सा। तो इसने क्या किया, यहाँ से NADH को दिया, किसको, इसको दिया, किसको, पहले प्रोटीन को, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ और इसको बोलेंगे फिफ्थ। तो 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं इस वॉल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जब ये NADH यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल होती है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये NADH इसके पास जाता है तो ये यहाँ पे पहुंचा, तो इसने क्या किया, प्रोटीन ने इस NADH को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। किसके अंदर, NAD प्लस में H, NAD प्लस में H। तो ये जब इसको NAD प्लस में H में तोड़ देता है तो ये NAD को तो बाहर भगा देता है और H को अपने पास रख लेता है। तो NAD था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा NAD प्लस में H में कन्वर्ट हो गया। क्या किया, जैसे ही ये NADH को अपने पास बुलाता है कि भाई हमें तो ATP बनानी है, तो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको 2 हाफ में तोड़ देता है, NAD और H के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखो प्लस का साइन यूज किया था ना इस NADH की फुल फॉर्म को दिखाने के लिए, उस पर एक हाइड्रोजन हमेशा जुड़ी हुई रहती है। तो इसने हाइड्रोजन को तो अपने अंदर ले लिया और इस NAD को बाहर भगा दिया। अब ये कहाँ पर, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे NAD इकट्ठे हो जाएंगे भाई, जितने भी NADH थे उसको ऐसे ही तोड़ दिया इसने। तो अब यहाँ पे बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी चीज क्या है, बहुत सारी हाइड्रोजन है। तो आप ये देखो, और ये क्या करते हैं, इनको पास ऑन करते रहते हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तो सबसे पहले NADH आएंगे पहले के पास, फिर पहला दूसरे के पास इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या पाओगे, लास्ट वाले प्रोटीन के पास बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दोनों चीजें हो गई। इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से थे और हाइड्रोजन उसने कहाँ से लिए हैं, इस NADH को तोड़ के लिया है। तो आप ये देखो इस वॉल के अंदर क्या भर गए हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो अब ये लास्ट वाला प्रोटीन भी तो छुटकारा पाना चाहेगा, इतने बोझ को थोड़ी झेलेगा ये कि भाई ऊपर वाले क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले ने सेकंड को दे दिया, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, बोझ तो ये फिफ्थ झेल रहा है। तो ये क्या करता है, अपने आप को, जैसे मानो इसका फेस इस तरफ है तो ये क्या करता है, अपने आप को पलट देता है इस तरफ। जैसे ये इस तरफ घूम गया तो इसके पास जितने भी हाइड्रोजन्स और जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले जाएंगे, इसके बाहर आ जाएंगे। जैसे ये इसके बाहर आते हैं तो क्या होता है, हमारी हाइड्रोजन बाहर पाए जाने वाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, H2O की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, H2O की फॉर्मेशन कर देते हैं। पहला काम ये। दूसरा, भाई हमने हाइड्रोजन ने क्या किया, पानी बना दिया बाहर आके, और इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हमारी मसल के अंदर जितने भी बचे हुए ADPs थे, ADP डाइफॉस्फेट के आयंस, और जितने भी फॉस्फेट आयंस कहीं पड़े हुए थे हमारी मसल में,
उन दोनों को आपस में जोड़ के एटीपी बना दिया। किसने? इस इलेक्ट्रॉन ने। तो ये पांचवें सिस्टम में क्या करते हैं, ये NADH को तोड़ते हैं। कैसे? पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसको दो हाफ में तोड़ता है, NAD और H में H को ये अंदर ले लेते हैं, NAD को बाहर फेंक देते हैं। इस NAD के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ADPs और फॉस्फेट आयंस। तो बहुत सारे NAD इधर इकट्ठे हो गए, जिसके अंदर क्या है? ADP और P है, और अंदर क्या हो गए? हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले ने दूसरे को पास कर दिया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। पांचवें के पास बहुत सारा वजन हो गया, उसने कहा मैं तो इसको खाली कराऊंगा। तो उसने क्या किया? अपने आप को इस तरफ घुमा लिया। जब एक तरफ वजन हो जाता है, इस तरफ हो गया, तो वो रोल डाउन कर गया। इधर से झुका हुआ था तो ये क्या कर गया? ऐसे रोल कर गया, तो इसका फेस इस तरफ हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये तो रिएक्ट करेगा। तो इसका जो हाइड्रोजन है उसने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना दिया, और इलेक्ट्रॉन्स ने क्या काम किया? यहाँ पे इस ADP और P को साथ में जोड़ के ATP की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरीके से फाइनली यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें इस एरोबिक साइकिल के अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? तो हमेशा पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक है या एनारोबिक है वो देखेंगे। तो मानो एरोबिक है, तो जब ये एरोबिक है तो पहले स्टेप में ये क्या करता है? पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। हमेशा पहला स्टेप यही होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो ये कन्वर्जन होती है ग्लूकोज से पायरूवेट, ये कहाँ पे होती है? किस पार्ट ऑफ द सेल में होती है? तो वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। फिर हमने यही देखा कि साइटोप्लाज्म में ही पायरूवेट किस में चेंज होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम हमारा बनता है पायरूवेट से, वो कहाँ बनता है? तो वो भी साइटोप्लाज्म में बनता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, मैंने ये लिंक रिएक्शन दिखाया था ना कैसे बनता है, कि हम एक एंजाइम को यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस, सॉरी पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस। तो वो पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस ही पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर रहा था। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं जो पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है? तो कौन सा है? पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। फिर क्या होता है? ये हमारे क्वेश्चंस थे साइटोप्लाज्म से रिलेटेड। अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने ग्लूकोज को पायरूवेट में बदला था तो मैंने कहीं नहीं कहा कि ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना, एंजाइम को यूज कर रहे थे। यहाँ भी एंजाइम को यूज कर रहे थे हम। तो ये क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्म में कैसी रेस्पिरेशन या कैसा मेटाबॉलिज्म चलता है? तो कैसा चलता है? हमेशा एनारोबिक चलता है। ऑक्सीजन जब अवेलेबल होती है तब हम इसमें एंटर कर जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जो भी रिएक्शन चल रही है वो कैसी चल रही है? एनारोबिक चल रही है हमारी। क्योंकि अब अभी तक क्यों एनारोबिक चल रही है यहाँ पे? क्योंकि हमने ऑक्सीजन को यूज नहीं किया है, ना ही यहाँ यूज किया है ऑक्सीजन को और ना ही यहाँ यूज किया है। तो साइटोप्लाज्म में सारी की सारी कैसी रिएक्शंस होती हैं? जो एनारोबिक होती हैं। फिर हम कर्व साइकिल में एंटर करते हैं। इस कर्व साइकिल से क्वेश्चन आता है कि भाई कर्व साइकिल में किसकी फॉर्मेशन होती है? तो दो चीजों की फॉर्मेशन होती है। पहले में NADH और दूसरे स्टेप में किसकी फॉर्मेशन होती है? हमारी ATPs की फॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन आता है कर्व साइकिल कहाँ पे होती है? तो कर्व साइकिल होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कितने प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं? तो 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं। ये है हमारे एरोबिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे एनारोबिक क्यों बता रहा हूँ जब एरोबिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ? वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो ये 2 स्टेप होते थे इसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल तो है, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया। किसका यूज किया? एंजाइम का। पायरूवेट बनाने के लिए भी एंजाइम का यूज किया था हमने 10 स्टेप्स को यूज करके, और यहाँ पे भी हमने क्या किया था? एंजाइम का ही यूज किया। इसीलिए ये एनारोबिक है, अभी तक यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये क्या है? हमारा एरोबिक तरीका जिससे हम ATPs की फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारा हमने क्या पढ़ा अभी तक? एरोबिक साइकिल में कैसे हमारा एनर्जी सिस्टम काम कर रहा था। अब हमने दूसरी साइड पढ़ी थी ना, उसमें जिसमें एनारोबिक लिख के छोड़ दिया था। तो एनारोबिक में कुछ नहीं होता, सिर्फ एनारोबिक साइकिल एक तो साइटोप्लाज्म में ही चलेगी, क्योंकि भाई उसको अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो एनारोबिकली कब काम करती है? जैसे हमने कोई एक्टिविटी करते रहे, भाई हम कर रहे हैं, पायरूवेट में कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज से को पायरूवेट में, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो बॉडी तो चाहती है ना उसको उस टाइम पे एनर्जी मिले, तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करती है? एक एंजाइम को यूज करती है कॉल्ड एज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है
उस टाइम पे जब हमारा पायरुवेट तो हमारे पास है साइटोप्लाज्म में, तो ऑक्सीजन होती है तो पायरुवेट पहले एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है, कर्ब साइकिल में जाके NADH बनाता है, फिर वो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आके ATPs बना देते हैं। लेकिन आप ये सोचो, पायरुवेट जब हमारा था साइटोप्लाज्म में, वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में भी बॉडी चाहती है कि कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊं जिससे मुझे एनर्जी मिले। तो वो क्या करती है, एक लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस नाम का क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसको यूज करती है और वहां से क्या निकालने की कोशिश करती है, एक NADH को निकालने की कोशिश करती है। जब इस पायरुवेट के साथ ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एक्ट करता है इसके ऊपर आके, तो वो क्या निकालता है, एक NADH निकालता है और क्या निकालता है, लैक्टिक एसिड। तो NADH तो हमारी यूजफुल चीज है, वो तो ATP बन सकता है हमारा और दूसरा क्या है हमारा, लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारा, सॉरी, जो लैक्टिक एसिड होता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। भाई वेस्ट प्रोडक्ट क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगी। तो ये क्या बॉडी क्या करती है, इस लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस को यूज करके एक NADH तो बना लेती है, और ये NADH क्या करता है हमारा, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर बॉडी एंजाइम्स को यूज करके इससे ATP बनवा लेती है। लेकिन लैक्टिक एसिड भी साथ में बिल्डअप होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब हम एक्टिविटी करते रहते हैं तो क्या हो गया, वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और हम थक जाएंगे। फिर मान लो हम थक के रुक गए, भाई हमारा एनारोबिक सिस्टम भी खत्म हो गया, हमारा भी ऑक्सीजन नहीं थी, तब भी बॉडी ने कोशिश करी कि वो हमें एनर्जी दे। उसने सिलेक्टेड डिहाइड्रोजनेस को यूज करके हमें एक NADH देने की कोशिश करी, जो कि एंजाइम्स के और अदर एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके ATP बना लेता है। लेकिन लैक्टिक एसिड भी दे गई है हमें, और लैक्टिक एसिड देने की वजह से हम थक गए और रुक गए। तो जब हम रुक जाते हैं तो उसके बाद जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं ना, जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उस पोजीशन को, जैसे मान लो मैंने एक्टिविटी करी, मैं थक गया, लंबे लंबे सांस ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन को ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं, कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड ड्यूरिंग रिकवरी थ्रू वाइग्रस एक्सरसाइजेस। कि भाई जब मैं कोई वाइग्रस एक्सरसाइजेस कर करके थक चुका हूँ, थकने के बाद जब मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, उसको ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेट में क्या हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेज आई क्यों है, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। मैं थक चुका हूँ, लैक्टिक एसिड भर गया है मेरे पूरे शरीर में। तो जब ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेज में हम ज्यादा ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर ये प्रोसेस जो होता है ना, उल्टा चलता है। लैक्टिक एसिड बना हुआ था, लैक्टिक एसिड दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मानो ये क्या था हमारा, लैक्टिक एसिड। अब ऑक्सीजन डेप्थ में मानो इसके बाद क्या आई, हमारी ऑक्सीजन डेप्थ आई हमारे पास, सॉरी, इसके बाद हम थक के रुक गए, तो ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेज आ गई हमारी। ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेज को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द बॉडी ड्यूरिंग रिकवरी थ्रू वाइग्रस एक्सरसाइजेस। कि जब हम किसी वाइग्रस एक्सरसाइजेस से थकने के बाद जब हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस स्टेज को हम ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं। इस ऑक्सीजन डेप्थ में हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है बहुत सारी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ। तो ये प्रोसेस क्या होता है, उल्टा चलता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो लैक्टिक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास तो ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, तो फर्दर फिर पायरुवेट क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम कर्ब साइकिल में चला जाएगा, और कर्ब साइकिल से NADH निकल के ETS में चला जाएगा, और फाइनली क्या फॉर्म हो जाएंगे, ATPs। तो जैसी ऑक्सीजन डेप्थ की स्टेट आती है, हमारा प्रोसेस उल्टा चलता है, और फाइनली हम ATPs दोबारा बना लेते हैं। तो ये पूरा था हमारा एनर्जी सिस्टम। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि पूरी एरोबिक साइकिल जो चली थी वो कितने ATPs दे सकती है। तो पूरी एरोबिक साइकिल कितने ATPs दे सकती है, एरोबिक साइकिल गिव्स 38 मोल ऑफ ATP। अगर आप सब बोलोगे तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिएक्शन करके भी दिखा देंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस क्या है, काम कैसे कर रहा है। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये एरोबिक साइकिल में हमें 38 मोल ऑफ ATP मिलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक NADH था उसके अंदर कितने मोल ऑफ ATP होते हैं, तो NADH हैज 3 मोल ऑफ ATP। उसके पास कितने ATPs होते हैं, 3 मोल ऑफ ATPs होते हैं। फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए थे, जितनी भी एनारोबिक साइकिल्स होती हैं, तो कई बार उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल देंगे या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म भी बोल देंगे। तो मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा,
कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो जरूरी है हमारे लिए टू सस्टेन आवर लाइफ, कि हमारी जिंदगी चलती रहे, उसके लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में चलती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो एक ऐसी मेटाबॉलिज्म, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगी उसको एरोबिक मेटाबॉलिज्म, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होंगी उसको एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो हमने क्या पढ़ा था पूरे सेल के अंदर, ये सेल था हमारा, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया था। तो जब ऑक्सीजन होती है तो वो कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कर्ब साइकिल में या ईटीएस के अंदर। तो कभी भी आपसे पूछे कर्ब साइकिल या ईटीएस कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कब काम करती है ये, जब एरोबिक सिस्टम काम करता है। और जितनी भी एनएरोबिक चीजें हैं वो कहाँ पे काम करेंगी, जितनी भी एनएरोबिक चीजें होंगी कहाँ काम करेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स को यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराता है। तो ये था हमारा एनर्जी सिस्टम। थैंक यू।